नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर यूपीएस कुमार और हम लोग जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास देख रहे हैं। इसके अंतर्गत देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में हम लोग तुगलक वंश देख रहे हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से जो है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश प्रारंभ होता है और तुगलक वंश के द्वारा किन ऊंचाइयों तक जाया जाएगा। देखते हैं जो एक खिलजी वंश है, खिलजी वंश की समाप्ति के बाद एक नया वंश स्थापित होगा दिल्ली सल्तनत में, जिसको क्या कहा गया है, तुगलक वंश कहा गया है। और ये जो तुगलक वंश है वो दिल्ली में 1320 से लेकर के 1413 तक के राज करता है। और इसका जो पहला सुल्तान है या जो संस्थापक माना गया है, किसको माना गया है, गाजी मलिक को। यही जो गाजी मलिक है ये गयासुद्दीन तुगलक के रूप में शासक बनता है और ये गयासुद्दीन तुगलक कहलाता है। तो देखेंगे तुगलक वंश जो कि शासनकाल माना गया है 1320 से लेकर 1413 तक। इसमें बहुत सारे जो शासक होते हैं, कुछ शासक जो है प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ शासक जो है कुछ ही समय के लिए आते हैं, जिनका शासनकाल 6 महीना और 1 साल का ही रहता है। तो देखेंगे तुगलक वंश के अंतर्गत जो शासक होंगे उनका नाम गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1325 तक शासन करेंगे और यही संस्थापक होते हैं इस वंश के। फिर दूसरा प्रतापी शासक होगा मोहम्मद तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक शासन करेंगे। फिर इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेकर के 1388 तक शासन करेंगे। मोहम्मद खान आएंगे, ठीक है, जिनका शासनकाल माना गया है 1388। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह 2 आएंगे, जो कि 1388। और फिर अबू बकर आएंगे 1389 1390। इसके बाद आएंगे नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि 1390 से 94। फिर हुमायूं आएंगे 94 से 95। और लास्ट जो शासक, अंतिम शासक जो माना गया है, नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1395 से 1412 तक शासन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ओवरव्यू देखा तुगलक वंश के प्रमुख शासकों का कि इतने शासक जो है शासन करेंगे दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहला हम लोग जो संस्थापक देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल माना गया है 1320 से लेकर के 1325 तक। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाला सबसे पहला शासक होता है और इनका जो पूरा नाम होता है वो है गाजी मलिक। ठीक है, इनका पहला जो नाम होता है वो क्या रहता है, गाजी मलिक। और दिल्ली की जब गद्दी पर ये बैठता है तो अपना नाम गयासुद्दीन कर लेता है। और इस प्रकार देखते हैं कि गयासुद्दीन जो कि गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और ये 5 वर्षों तक शासन करता है। ये कितने वर्षों तक शासन करता है, 5 वर्षों तक शासन करता है, 1320 से 1325 तक। और साथ ही साथ ये जो है एक उपाधि धारण करता है गाजी। ठीक है, और गाजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काफिरों का वध करने वाला होता है। और देखते हैं इसे तुगलक गाजी भी कहते हैं। और इन्होंने 23 बार, सर्वाधिक 23 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया था। ठीक है, इनके समय में सबसे ज्यादा जो है मंगोल आक्रमण होते हैं और इनको जो है समाप्त कर देता है या विफल कर देता है 23 बार। ठीक है, देखेंगे गयासुद्दीन जो तुगलक है इनके सुधार कार्यों को देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। ये सबसे पहले जो है अपना आर्थिक सुधार के ऊपर ध्यान देते हैं और आर्थिक सुधार में देखेंगे कि जो आर्थिक नीति है उनको संयम, शक्ति व नरमी के मध्य संतुलित रखता है, जिसको रस्मे मियान कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, रस्मे मियान। और इन्होंने जो लगान है, लगान जो उपज है उसके 1/10 या 1/12 हिस्से को लेने का आदेश जारी करता है। साथ ही साथ ये जो है जमींदारों को और मुकद्दम को खुद को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। और ये जो बलबन के समय में जिस प्रकार की स्थिति थी जमींदारों की, मुकद्दम की और खुद की, वैसे ही अब फिर से हो गई। गयासुद्दीन के द्वारा जो है अमीर है उनकी जमीन को पुनः लौटा दिया गया, जबकि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अमीरों की जमीन को जब्त कर लेता है। ठीक है, अब देखेंगे कि सिंचाई के लिए इन्होंने कुआं और नहर का निर्माण करवाया और नहर के निर्माण करवाने वाला यह प्रथम सुल्तान माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, नहरों का जो निर्माण है, नहरों का जाल बिछाने वाला प्रथम सुल्तान किसको माना गया है, तो गयासुद्दीन तुगलक को माना गया है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ इनके समय में जो डाक व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ हुआ। इसका श्रेय हम लोग देते हैं किसको, गयासुद्दीन तुगलक को ही देते हैं। ठीक है, और देखेंगे इन्होंने रस्मेमियान और मध्यपंथी नीतियों का पालन किया, जो कि कठोर नीतियों के विरुद्ध उदारता की नीति थी। ठीक है, और देखते हैं कि जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों के लिए दागने की प्रथा और चेहरा स्केचिंग की जो व्यवस्था करवाई थी वो व्यवस्था इनके द्वारा भी की गई। ठीक है,
इनके द्वारा कुछ विजय अभियान भी किए गए, चूंकि ये एक महत्वपूर्ण और जो है प्रसिद्ध शासक थे और बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली भी थे, तो इनके द्वारा कुछ ज्यादा विजय तो प्राप्त नहीं किया गया, लेकिन वारंगल और तेलंगाना की विजय 1324 में और तिरहुत विजय और मंगोलों के साथ विजय 1324 में, ये 2 विजय इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी कराया गया। तो निर्माण कार्य में देखेंगे कि तुगलकाबाद नामक ये जो दुर्ग है, निर्माण कार्य में क्या कराया गया, तुगलकाबाद नामक जो दुर्ग है उनका निर्माण करवाया गया। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तो लौटते समय जो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अफगानपुर, ठीक है, लोकेशन क्या है, अफगानपुर, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं एक महल में जब सुल्तान प्रवेश करता है तो वह महल गिर जाता है और उसमें दबने से उनकी मृत्यु हो जाती है मार्च 1325 ईस्वी को, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा फिर यहीं बना दिया जाता है तुगलकाबाद में, ठीक है। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की जगह पे मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनने के लिए लकड़ी के महल पे सुल्तान को ले जाता है, और लकड़ी कि जो महल का रचना ऐसा किया गया रहता है कि एक ही लकड़ी की गिरने से पूरा महल धराशायी हो जाता है, जिससे सुल्तान उसमें दब जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके पश्चात उनका पुत्र जो है जूना खां, वो मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में शासक बनेगा। देखते हैं आगे। मोहम्मद तुगलक जो है, इनका जो शासनकाल माना गया है 1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, और ये जो है गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इनका पुराना नाम माना जाता है जूना खां, और ये है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में शासक बनता है। और इनका एक और नाम कहा जाता है, वो है उलुग खां, ठीक है। इनका 2 नाम याद रखेंगे, एक है जूना खां, दूसरा है उलुग खां। और ये जो है जितने दिल्ली सल्तनत में जितने शासक होंगे सभी में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। ये पार्सियन कविता का बहुत बड़ा प्रेमी था, और इनके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं होने की वजह से हर बार जो है सुल्तान क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। जिसमें बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि वो टोकन करेंसी जारी करता है, अपना कैपिटल परिवर्तित करता है, इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं। और इनकी जो योजनाएं हैं भारी सनक से भरी होती थी। ये जो सोचता था तुरंत क्रियान्वित करता था, परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता था। तो इन्हें स्वप्नशील या पागल या रक्त पिपासु सुल्तान कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया। देखते हैं, पहला जो कार्य किया गया दोआब में कर की वृद्धि 1326-27 में, ठीक है। देखिए ये दोआब का क्षेत्र है, यहाँ पे कर की वृद्धि कर दी जाती है, और कर की वृद्धि लगभग 50% कर दी जाती है। और ये सबसे बड़ा कठिन समय होता है कि यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ रहता है, और अकाल की परिस्थितियों में भी तुगलक के जो अधिकारी हैं वो जो है किसानों से मनमानी वसूल करते हैं कर, और जिस वजह से ये जो टैक्स बढ़ाने वाला सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से असफल हो जाता है। और कृषि का जो है कृषि विकास करने के लिए इनके द्वारा जो है एक विभाग अलग से बना दिया जाता है, जिसको दीवाने अमीर को ही कहा गया है, ठीक है। ये नया विभाग बनाया, और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता आदि कारणों से जो है ये कुछ वर्षों के पश्चात ये समाप्त कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो है तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बहुत कम ब्याज में किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा जो कार्य है वो देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी का परिवर्तन कराया जाना, ठीक है। ये भी 1326-27 में किया गया। तुगलक जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर देता है, अपनी राजधानी कहाँ करता है, दिल्ली से देवगिरी, ठीक है। और देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया, कुव्वतुल इस्लाम। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा, ठीक है। अब देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, और इस प्रकार से सर्वाधिक जो आलोचना इनकी योजनाओं की हुई। और 1335 में दौलताबाद से लोगों को फिर से दिल्ली वापस आना पड़ा, और राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिल्ली में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जो कि अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खोल देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इनका जो राजधानी परिवर्तन वाला मामला था वो भी
असफल हुआ। फिर एक जो है इनका जो योजना रहेगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है ये 1329 से 1330 तक माना गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि सुल्तान तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक मुद्रा जो करेंसी है वो जारी करने का क्या किया, प्रचलन करवा देता है। ठीक है, और देखते हैं कि जो तुगलक है दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। नाम भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोकानी। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने संभवतः पीतल, फरिश्ता के अनुसार देखिए, फरिश्ता एक इतिहासकार, इन्होंने कहा है पीतल, और तांबा, बर्नी ने क्या कहा है, तांबा। तो पीतल और तांबा की जो धातुओं के सिक्के चलाए जिनका मूल्य क्या कर दिया गया, रुपए, जो कि उस समय टका जो है किससे निर्मित होता, चांदी से, मुख्यतः चांदी से निर्मित होता था, उसके बराबर कर दिया। और राज्य का नियंत्रण नहीं होने के कारण जाली टकसाल बना लिए, हर कोई अपने घर में क्या करने लगा, सिक्का ढालने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था ठप होने लगी। और सांकेतिक मुद्रा चलाने की जो प्रेरणा चीन और ईरान से मिलती है, इस व्यक्ति को सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहां से मिल गई थी भाई, चीन और ईरान से। क्योंकि ये बहुत ही जो है विद्वान शासक माना जाता है, लेकिन समय इनके अनुकूल नहीं थी, जिस वजह से ये हर योजनाओं में विफल होते गए। इस प्रकार सुल्तान को अपनी इस योजना में भी सफलता हाथ नहीं लगी और आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब देखेंगे अगला जो है खुरासान व कराचील का अभियान। चौथी योजना के अंतर्गत तुगलक जो है खुरासान व कराचील पर क्या करता है, विजय अभियान करता है। खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिक, विशाल सेना, एक वर्ष के अंतिम मतलब अग्रिम, ठीक है, एडवांस क्या दे देता है, उनको वेतन दे देता है। ठीक है, और जो राजनीतिक परिस्थिति है वो दोनों देशों का जो समझौते के कारण रुक जाता है, जिससे सुल्तान की यह योजना भी असफल हो जाती है और आर्थिक रूप से जो एडवांस उनको जो वेतन दिया रहता है वो क्या हो जाता है, पानी में चले जाता है और आर्थिक रूप से उनको हानि होती है। और देखेंगे कराचील का अभियान। इसके अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना पहाड़ी राज्य को जीतने के लिए भेजा, और जो सेना है पूरी रास्ते में जंगल में भटक गई। ठीक है, और इब्न बतूता के अनुसार केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ सके। इस प्रकार यह भी योजना क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्योंकि इनके द्वारा जो है बहुत सारी योजनाओं को संचालित किया जाता है और वो सारी योजनाएं असफल हो जाती है। इनके जो शासनकाल में इब्न बतूता जो है आया रहता है, और इब्न बतूता के द्वारा उनका जो बुक है रहला, उसमें हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु देख लेते हैं। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर आगे बढ़ा, तो मार्ग में थट्टा के निकट गोडाल पहुंचकर गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, और इसी प्रकार 20 मार्च 1351 को सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे जो अगला सुल्तान है हमारा दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश का बहुत ही प्रसिद्ध शासक ये भी है, फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल माना गया है 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, और उनके पिता का नाम रहता है रज्जाक, जो कि गैसुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था, जबकि उसकी माता दीपालपुर की राजकुमारी थी। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे निर्णयों को वापस लिया जो कि पूर्व के शासकों के द्वारा दिया गया था। उसने अब शरीयत के अनुसार शासन किया, और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया। ठीक है, अब ये क्या किया, शरीयत के अनुसार चला। जबकि हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है शरीयत को साइड कर देता है और अपने अपने ढंग से शासन करता है। फिरोज शाह के हम लोग कुछ कार्य देख लेते हैं। ये जो है फिरोज शाह अपने जो शासनकाल में 24 जो कष्टदायी कर होते हैं, ठीक है, 24 जो कष्टदायी कर होते हैं उनको समाप्त कर देता है और केवल 4 कर ही रखता है अब, जिसमें खराज, ठीक है, जो कि लगान के रूप में लिया जाता है, खम्स जो कि युद्ध में लूट का माल होता है, जजिया और जकात इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो कि उन लोगों को देना पड़ता है जो मालदार हो, और उन लोगों को दिया जाता है जो अपाहिज या असहाय व साधनहीन हो। ठीक है, ये सिर्फ 4 टाइप का जो टैक्स वसूल करने का कार्य करता है। इसके अलावा 24 जो कष्टदायी कर है उनको समाप्त कर दिया जाता है। देखेंगे कि उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने नई सिंचाई जो है हबे सभी या हबे सर्ब की स्थापना की, ठीक, जो कि उपज का 1/10 भाग वसूल किया जाता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी, सतलज नदी से घग्घर नदी तक 96 मील लंबी, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक
और घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण करवाया। इन्होंने 1200 फलों के लिए क्या करवाया भाई, बाग भी लगवाए। ठीक है, काफी परोपकारी शासक था ये, और ये जो है अपने प्रजा के हितों के लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य भी किए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए, देखिए आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे टैक्स समाप्त कर दिए गए, और सार्वजनिक कार्यों के लिए इन्होंने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना करवाई। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण कार्य भी इन्होंने करवाया। जौनपुर नगर की स्थापना की, और चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति में, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में क्या की, ये जौनपुर नगर की स्थापना की। उसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया, और अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर भी ओपन किया, और मुस्लिम अनाथ स्त्री विधवाओं और लड़कियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात जो है क्या करता था, असहायों को सहायता प्रदान करता था। दारुल सफा, सफा मतलब जीवन का अंतिम किनारा और जीवन का अंतिम भाग नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया। जो दारुल सफा है एक क्या था, ये एक स्टेट का जो है ऑफिशियल हॉस्पिटल था, इनका निर्माण करवाया गया, जहां पे गरीबों को मुफ्त इलाज किया जाता था, गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। ठीक है, अब देखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक है उनके शासन काल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई थी, और इनकी देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की भी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो क्या किया गया, इनके लिए एक विभाग बनाया गया दीवाने बंदगान, जो कि क्या करता था, दासों की देख रेख करता था। ठीक है, अब देखते हैं कि संरक्षण, क्या चीजों को ये संरक्षण देता था। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी फिरोज शाह तुगलक ने अनेक जो कार्य किए, और मकबरा बनवाया, मदरसा बनवाया, और इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, एक जो है इतिहासकार है उनके समकालीन कंटेम्परेरी, तो इन्होंने शमसे सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, ये दो है, एक जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा है शमसे सिराज अफीफ, ये दोनों को इन्होंने संरक्षण दिया अपने दरबार में। और बर्नी ने फतवाए जहांदारी लिखी और तारीखे फिरोज शाही की रचना की, और फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखी। ठीक है, इन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या है, फुतुहाते फिरोज शाही। अब देखेंगे कि इनकी मृत्यु किस प्रकार से होती है। तो फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है वो सितंबर 1388 में हो जाती है, और हौजे खास परिसर में इन्हें दिल्ली में इनको क्या कर जाता है, दफना दिया जाता है, वहीं पे इनका टॉम्ब बनाया जाता है। फिर अगला शासक जो होगा वो होगा मोहम्मद खान, जो कि केवल 1388 तक के है, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद 1388 में ये शासक पे बैठता है, और कुछ ही दिनों के बाद मोहम्मद खान ने दिल्ली पर शासन कर लिया, और कुछ दिन को बाद ही इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। चूंकि ये अयोग्य शासक होता है, उतना योग्य नहीं होता, जिस वजह से इनकी हत्या कर दी जाती है। फिर दूसरा जो नेक्स्ट शासक बनता है वो बनता है गयासुद्दीन तुगलक शाह टू। ये जो है फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान की हत्या के बाद, ठीक है, ये मोहम्मद खान की हत्या कौन कर देता है, गयासुद्दीन तुगलक शाह टू। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का पोता, ये जो है कौन था, फिरोज शाह तुगलक का पोता गयासुद्दीन, ये क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा, लेकिन 5 महीने तक ये छोटी सी शासनकाल में रहेगा। फिर इसके बाद भी इस बेचारे की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब ये अगला शासक कौन आ जाता है, अबू बकर आता है, जो कि 1389 से 1390 तक के शासन करता है। गयासुद्दीन तुगलक शाह टू की हत्या करके फरवरी 1389 में जफर खान के पुत्र, ठीक है, अबू बकर स्वयं सुल्तान बन जाता है। ये जो है अबू बकर कौन था, ये जफर खान का पुत्र था। अब देखेंगे नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल 1390 से 94 माना गया है। तुगलक शाह की मृत्यु कर अबू बकर ने 1389 में सल्तनत पर शासन का प्रारंभ किया, और दिल्ली के कोतवाल, मुल्तान, समान, लाहौर अख्तदारों ने मोहम्मद शाह का सहयोग दिया। ठीक है, ये चूंकि थोड़ा योग्य शासक था, इनका सहयोग भी दिया गया, और अबू बकर को अब हटा दिया गया, और इस प्रकार से इन्होंने 1390 से 94 तक शासन किया। और इसके बाद देखेंगे जो अगला शासक आएगा हुमायूं, ये भी जो है मोहम्मद शाह का पुत्र था, और हुमायूं जो है 3 माह तक शासन करता है, इसके बाद भी इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो अगला और अंतिम शासक आता है वो होता है नसरुद्दीन महमूद शाह, जो कि 1395 से 1412 तक शासन करता है।
और देखते हैं कि मार्च 1394 में दिल्ली का जो सल्तनत का शासक है महमूद शाह बनता है। और इनकी जो दुर्दशा इतनी खराब रहती है इनकी कंडीशन कि लोग कहते हैं कि विश्व के सम्राट तुगलक का जो राज्य है दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। ठीक है, कुछ ही जगह तक फैला हुआ था। और 17 दिसंबर 1398 को एक जो विदेशी आक्रमणकारी आता है, इसके शासनकाल में बहुत ही भयावह जो घटना होती है तैमूर का आक्रमण 1399 के आसपास। ठीक है, और स्वयं सुल्तान गुजरात भाग जाता है। फिर इसके जो वजीर होता है, जो इनका जो प्रधानमंत्री होता है मल्लू खां, वो सुल्तान को वापस बुलाता है और गद्दी पर बैठाता है। और इसी प्रकार 1412 तक मोहम्मद शाह शासन करता है। और इसके मृत्यु के बाद इस प्रकार से इस वंश का समाप्त हो जाता है। और कुछ दिनों तक जो है सत्ता संघर्ष चलते रहता है। और देखते हैं इसके बाद जो है सैयद वंश की स्थापना हो जाती है 1414 में। तो ये जो 2 वर्षों का टाइम पीरियड होता है, इसमें संघर्ष चलते रहता है कि गद्दी पे बैठेगा कौन, और आखिर जाके जो है दूसरे वंश का शासक बनेगा सैयद वंश का। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सैयद वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई। तब तक के आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।